नमस्कार। छत्तीसगढ़ के इस चुनावी बुलेटिन स्पेशल जो प्रोग्राम है, इसमें आपका स्वागत है। 23 का महासंग्राम, इस कार्यक्रम में हम लगातार चुनाव की हर पल की जानकारी भी आपको देते हैं और इसके साथ ही जो ताज़ा तरीन मुद्दे हैं उस पर चर्चा भी करते हैं। तो आज की इस चर्चा में हम आएंगे और बताएंगे कि आज क्या खास है, और इसमें छत्तीसगढ़ में भाजपा के घोषित प्रत्याशियों के बारे में बताएंगे कि अभी तक ज़्यादातर चर्चा उन पुराने नामों पर हो रही है जो पिछला चुनाव हार गए थे। उन्हें एक बार फिर मैदान में उतारकर भाजपा ने तमाम राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया है। वहीं पार्टी ने बड़ी संख्या में नए चेहरों को भी मौका दिया है। खासतौर पर अगर हम भूपेश सरकार के मंत्रियों की सीटों पर गौर करें तो ज़्यादातर जगहों पर पार्टी ने नए चेहरों को मौका दिया है। ऐसे में कह सकते हैं कि भाजपा पुराने दिग्गजों के दम पर नए चेहरों पर दांव लगा रही है। इस रणनीति पर चर्चा करने से पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। भाजपा ने छत्तीसगढ़ की 85 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इन 85 में से बहुत से ऐसे नाम हैं जिन्हें पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी ने जमीनी स्तर पर माहौल टटोलने के बाद उन्हीं चेहरों पर दांव लगाया है और उन्हें वापसी उनकी सीट पर मौका दिया है। इसके इतर भाजपा ने भूपेश सरकार के मंत्रियों की सीट पर नए चेहरों पर दांव लगाया है। इनमें सीतापुर साजा, कवर्धा दुर्ग ग्रामीण, डोंडी लोहारा कोंटा जैसी सीटें शामिल हैं। देखिए, कांग्रेस के जितने भी मंत्री हैं वो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं। जनता उनसे नाराज है क्योंकि वो अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार जो उनका विरोध करते हैं उनको जेलों में डालने का काम किया है। और जनता उनसे इतनी नाराज है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता भी उनको हराने की ताकत रखता है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यकर्ता जो कोरी स्लेट हैं, जो नई इबारत लिखने के लिए जनता के बीच में आ रहे हैं, वो जीत कर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। इधर कांग्रेस का दावा है कि भाजपा कोई भी दांव लगा ले, भूपेश सरकार के कामकाज के दम पर छत्तीसगढ़ की जनता का दोबारा विश्वास कांग्रेस को ही मिलेगा। जो लोग 2018 के पहले 15 साल तक छत्तीसगढ़ की जनता के शोषण के आरोपी थे, उन सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। चाहे वो 36,000 करोड़ के नान घोटाला के आरोपी हों या विदेश में काला धन रखने के आरोपी रमन सिंह का बेटा अभिषेक सिंह था, रमन सिंह को भी दिए हैं। झलकी कांड के आरोपी बृजमोहन को दिया इन्होंने। हालांकि अभी कांग्रेस की लिस्ट जारी नहीं हुई है, ऐसे में देखना होगा कि वो कहां से किसे मौका मिलता है। लेकिन भाजपा का ये नए पर दांव और पुराने कदम का फॉर्मूला कितना सफल होगा, ये 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण राय जी हैं, साथ ही बीजेपी प्रवक्ता दिनेश अग्रवाल जी और हमारे मैनेजिंग एडिटर आशीष तिवारी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। अभय जी, बीजेपी की सूची जारी हो गई, 85 नाम के पत्ते तो खुल ही गए हैं, सिर्फ 5 नाम बचे हैं। लेकिन जो अब एक एक करके जब नामों का विश्लेषण हम करते हैं तो हम देखते हैं कि बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है। अगर हम देखें तो जो 11 सिटिंग एमएलए हैं और उनके अलावा पुराने 13 जो उनके कह सकते हैं कि मंत्री और हारे हुए विधायकों को उन्होंने टिकट दिया है, तो इस तरह से कुल मिलाकर देखें तो 26 पुराने चेहरों के अलावा बाकी तमाम चेहरे नए हैं। यहां तक कि आपके दिग्गजों के जो चुनाव क्षेत्र हैं वहां से भी बिल्कुल नए चेहरों को आजमाया गया है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने ठीक वही पॉलिसी, वही रणनीति अपनाई है जो 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनाई थी? वो पॉलिसी अपनाना इसलिए नहीं कह सकते कि वहां 100% पॉलिसी थी। 11 के 11 सांसद इन्होंने चेंज कर दिए जी, और उसमें से 9 जीत के भी आए। तो आज जो परिस्थितियां थी, 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी में ये कहा जाता रहा कार्यकर्ताओं को कि हम 90 के 90 बदलेंगे, हम लोकसभा की तर्ज पर चलेंगे, हम गुजरात की तर्ज पर चलेंगे। ये दुनिया भर के मॉडल फार्मूले की बात होती रही। लेकिन जब केंद्रीय नेता यहाँ पहुंचे, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी ने डायरेक्ट कमान संभाली और माथुर जी और जामवाल जी जब इनके नीचे क्षेत्रों में आए तो समझ में आया कि कार्यकर्ताओं में तो उनको लेकर असंतोष है, कार्यकर्ता तो हताश हैं, कार्यकर्ताओं से कोई बात ही भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं। न तो यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष का कोई अस्तित्व रहा, न नेता प्रतिपक्ष का,
और डॉक्टर रमन सिंह को तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने और जनता के साथ कार्यकर्ताओं ने भी नकार दिया था, उनको तो नेता मानते ही नहीं। उस वक्त इन्होंने सामंजस्य बिठाया, एक तरफ नए चेहरे और दूसरे तरफ वो पुराने लोग जो मठाधीश हैं, जो गले तक भ्रष्टाचार करके और पैसा कमा के बैठे हैं, उनको पार्टी मौका देने का काम। लेकिन इस 85 सूची आने से, जिसको भारतीय जनता पार्टी का सर्वश्रेष्ठ सूची कहा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने तो अपना 100% सर्वश्रेष्ठ किया होगा, सारी कमान, सारी रणनीति बनी होगी, लेकिन जो जनता में और भाजपा कार्यकर्ताओं में प्रतिक्रिया आई, अभी मैं आप ही के चैनल पे बैठे बैठे गणेश राम भगत जी को रोते देख रहा था। 85 साल के ननकी राम जी कंवर मैदान में उतरेंगे, 72 साल 78 साल के लोग मैदान में उतरेंगे, वही मूढ़त, वही अमर अग्रवाल, तो ये जो वही प्रेम प्रकाश पांडे, तो आखिर जनता ने किसको नकारा था? जनता तो इन 15 मंत्रियों को नकारी थी, और उन 15 मंत्रियों के और मुख्यमंत्री का कारनामा 90 विधायकों को भुगतना पड़ा था, सिर्फ 14 जीत के आए। तो जिनके कारण आपकी हार हुई, जिनके कारण जनता ने आपको नकारा, जिनके कारण कार्यकर्ताओं ने आपको खारिज किया, आज आप पुनः उन्हीं 17 चेहरों को सामने कर रहे हैं। तो जब चेहरा कि 10 मुंडी रावण की है, तो लंका दहन होना ही मतलब है। अभय जी, इसका सीधा मतलब है कि आप ये मानते हैं कि 2/3 सीटों पर अगर बीजेपी ने नए चेहरों को उतारा है, इसके बावजूद जो 10-12 पुराने चेहरे हैं वही उसकी जीत के लिए बाधा खड़ी कर सकते हैं। निश्चित रूप से चेहरे तो वही हैं, रमन सिंह से लेके उनका मंत्रिमंडल, उनका कमीशन, उनका भ्रष्टाचार, उनके दुर्व्यवहार, सारा चीज लोगों को याद आएंगे। चलिए इसका जवाब लेते हैं, दिनेश अग्रवाल जी से इसका जवाब लेते हैं। अभय जी, दिनेश जी जो पुराने, आता हूं अभय जी आपके पास दोबारा आता हूं। दिनेश जी, जो पुराने चेहरे बनाम नए चेहरे की बात हो रही है, बीजेपी ने निश्चित तौर पर अब तक जो सूची जारी हुई है आपकी पार्टी से, उसमें बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो कि पहली बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। खास तौर पे अगर मैं देखूं कि जो कांग्रेस के बड़े महारथी हैं या हाई प्रोफाइल सीट्स हैं, उस पर बिल्कुल नए चेहरों को आजमाया गया है। रविंद्र चौबे जी की कंस्टिट्यूएंसी की बात करूं तो ईश्वर साहू को टिकट दिया गया, जो कि भुवनेश्वर साहू जो दिवंगत उस समय बीरन गांव में हुए थे, उनके पिता हैं। ऐसे ही अमर अग्रवाल जी के को उतारा गया है, लेकिन वहां से अभी भले ही कांग्रेस ने किसी को नहीं दिया है। मैं अमरजीत भगत की चर्चा जरूर सीतापुर में करना चाहूँगा। वहाँ हम देखते हैं कि एक एक्स सर्विसमैन टोप्पो को टिकट दिया जाता है, जो पहले से कहीं राजनीति में सक्रिय भी नहीं है। क्या मैसेज क्या है? पुराने हैं या नए हैं? क्या मैसेज है? अभय जी, सर्वप्रथम आपको, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। अभय जी, ये भारतीय जनता पार्टी है जी, जहाँ चाय बेचने वाला भारत देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक साधु किसी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, आदिवासी अंचल की एक महिला अगर देश की राष्ट्रपति बन सकती है ना, तो भारतीय जनता पार्टी के राज्य बन सकती है। कांग्रेसी क्या जानेंगे जो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए थे और सोने की चम्मच लेकर पैदा होने वालों को टिकट देंगे। ये गरीबों मुद्दे का पर आते हैं ना दिनेश जी, मुद्दे पर आते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, पूरे राष्ट्रीय आजादी की लड़ाई से आए। चलिए छत्तीसगढ़ पर बात करते हैं दिनेश जी, यहाँ के प्रत्याशियों पर पहले। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। अभय जी बात पूरी करने देते हैं, आता हूँ आपके पास दोबारा। भाषा नहीं जी, कांग्रेसी क्या जाने, ये भाषा नहीं चलेगी। बिल्कुल चलेगा। अगर ये काम अगर कांग्रेस बिल्कुल करती है तो चलेगा। बिल्कुल हम बैठ के डिबेट बिल्कुल में नहीं बोलेंगे। चलेगा दिनेश अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो आजादी की लड़ाई भ्रष्टाचारी लड़ी है। पार्टी है बोलेंगे। सीरम में अगर शहीद हुए आपने हैं। दारू घोटाला किया घोटालेबाज शहीदों पार्टी का बोलेंगे। परिवार है। अगर गरीबों का राशन आजादी आपने की खाया लड़ाई तो का परिवार राशन है। घोटाले वाली पार्टी सोने के बोलेंगे। चम्मच लेके आपके अरे सरनेम गाय के का लोग पैदा गोबर होते खाने हैं। वाले क्या बात हमारा करोगे? राज होने के गाय चम्मच का लेके पैदा गोबर हुए। खा लिया आप लोगों ने। इस प्रदेश आज की एक जनता मुड़ा देख सोने का रही चम्मच है। लेके पैदा आप हुए क्या होंगे। बात करेंगे? पीएससी जुदेव घोटाला करने परिवार के वाले। लोग, अरे जुदेव रोजगार परिवार तो के दे लोग नहीं सोने का सकते, चम्मच लेके महादेव पैदा हुए। लाते हो आप प्रदेश किसकी में, बात कर रहे हैं? सट्टा का जाल आप बिछा रहे किसके लिए हो, किस भाषा का उपयोग कर रहे हैं? भ्रष्टाचारी हो। आप देखिए देखिए, मैं समझता हूँ यहाँ कोई राजनीतिक, मैं समझता हूँ कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का मंच नहीं है। दिनेश जी आपसे भी आग्रह है भाई जी, ये कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का मंच नहीं है, उसके लिए जनता तो है ही है, वहां आप सब एक दूसरे पर आरोप लगा सकते हैं। हम एक सार्थक चर्चा करते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि आप सब ने मेरा मान रखा है और हमेशा सार्थक चर्चा की है।
इस बार भी मैं यही आग्रह करूंगा कि हम मुद्दों पर आते हैं, जिन मुद्दों पर हम फोकस करना चाहते हैं कि विषय बहुत बड़ा है, आरोप प्रत्यारोप के लिए बहुत बड़े मंच है। आशीष जी, आज की हमारी चर्चा का जो विशेष मकसद है वो इस बात को हाईलाइट करना है कि बीजेपी ने जो हाई प्रोफाइल सीट्स है, चाहे वो मंत्रियों की सीट हो या किसी न किसी कारण से चर्चा में रही सीटें हैं, उन पर बिल्कुल नए चेहरों को आजमाया है। आपकी समीक्षा क्या कहती है? बिल्कुल, ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं 2018 में कांग्रेस ने जो आजमाया था उससे कुछ कुछ मिलता जुलता नजर आता है। 2018 में कांग्रेस ने रमन सरकार के तमाम मंत्रियों के खिलाफ नए चेहरों को उतारा था और उनको काफ़ी हद तक सफलता मिली थी। और उसी तरीके से अब हम देखते हैं कि सीतापुर से लेकर, अभी अंबिकापुर की सीट अभी घोषित नहीं की है भाजपा ने, सीतापुर की सीट, प्रतापपुर की सीट, उसके बाद आप कवर्धा की सीट ले लें, साजा की सीट, दुर्ग ग्रामीण की सीट, फिर उसके बाद कोंटा की सीट, तमाम जगहों पे नए चेहरों को उतार के भाजपा ने एक दांव खेला है कि बिल्कुल नए चेहरों को उतारने से जो दिग्गज हैं उनको एक राजनीतिक समीकरण बनाने में भी हो सकता है कठिनाई हो, इसलिए भी ये फार्मूला लिया गया है। तो वही जो हमारे स्टोरी की जो दूसरा पहलू है कि पुराने का दम, तो पुराने खिलाड़ी हैं बिल्कुल निसंदेह भाजपा के बड़े मंझे हुए प्लेयर थे और कहा जाता है कि सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली को हर बार जीरो में आउट नहीं किया जा सकता और ये दमदार नेता हैं। तो हो सकता है उसके तहत, रणनीति के तहत उनको उतारा गया हो। दूसरा हो सकता है भाजपा को यह आशंका भी रही हो कि बड़े दिग्गजों का कहीं गुस्सा या भीतर अंतरकला इसमें ना पार्टी फंस जाए, इसलिए भी इन्हीं पे दांव खेला जाए। बहुत बड़ी बात कही है आशीष, और इस पर मैं दिनेश जी की राय जरूर जानना चाहूंगा। दिनेश जी, छत्तीसगढ़ की भी बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, दोनों राज्यों में चुनाव भी लगभग साथ साथ हैं और दोनों ही राज्यों में हम देखते हैं कि बीजेपी की जब पहली या दूसरी सूची जारी होती है तो बहुत चौंकाने वाले फैसले होते हैं, लेकिन जब अगली सूची जारी होती है तो बात घूमकर फिर उन्हीं पुराने नेताओं पर आ जाती है। आप तमाम हारे हुए मंत्रियों को टिकट देते हैं, एक सिरे से देखें तो बस्तर में 4 मंत्रियों को टिकट देते हैं, मैदानी इलाकों में आते हैं तो दयाल दास बघेल से लेकर अमर अग्रवाल तक तमाम लोगों को टिकट दिया जाता है। मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही आप 24 मंत्रियों को टिकट देते हैं। तो क्या आपको लगता है, इस बात का डर सता रहा है कि अगर हमने ज़्यादा प्रयोग किया और ज़्यादा नए लोगों को उतारा तो पुराने दिग्गज भीतरघात करके पार्टी को हरा सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कभी भीतरघात नहीं होती है। रही बात पिछले चुनाव के से, आप अगर जोड़ कर देखते हैं जी, तो पिछले चुनाव में इनके झूठे घोषणा पत्र इतने बड़े बड़े थे ना कि जनता इनके बात में आ गई थी। उस समय का परिस्थिति और आज की परिस्थिति में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी जीतने वाले कैंडिडेट को टिकट देती है, चाहे वो पुराना हो चाहे नया हो। हमारी पार्टी एक सर्वे करवाती है, सर्वे में जो आता है उसको टिकट देती है। इसमें ये मानना गलत है कि इनको टिकट दे दिए उनको टिकट दे दिए। ये सब जिताऊ और टिकाऊ चेहरे हैं, उन्हीं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने दांव लगाया और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से विश्वास है कि जितने चेहरे हैं, चाहे वो नए हो चाहे पुराने हो, सभी चेहरे जिताऊ है और सभी चेहरे सरकार बनाने वाले। चलिए, इस पर अभय नारायण जी की राय लेते हैं। अभय नारायण जी, जिताऊ और टिकाऊ चेहरों पर बीजेपी ने दांव लगाया है, कांग्रेस पार्टी की क्या प्रतिक्रिया होगी? निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए ही चुनाव लड़ रही है। अब टिकाऊ चुनाव में कितने होंगे वो जनता तय कर देगी, लेकिन जिताऊ प्रत्याशी तो मान के ही उन्होंने 85 टिकट दिया है, ये तो मैं भी मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सोच वो है। हम जो बता रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जिनके आंसू निकल रहे हैं, जो पार्टी छोड़ रहे हैं। विष्णुदेव साय कहीं से लड़ना चाहते थे, गोमती साय कहीं से लड़ना चाहती थी, केंद्रीय मंत्री जी रेणुका सिंह जी, उनको तो उनके लोकसभा क्षेत्र से ही बाहर कर दिया गया, कोरबा लोकसभा में लाके टिकट दिया गया उनको। तो ये जो अंतरकला है वो अभी वहां चल रहा है। अभी आपने जिन 4 जगहों का उल्लेख किया मंत्रियों के सामने, मैं केवल साजा की बात करूंगा और कवर्धा की बात करूंगा। साजा और कवर्धा में इन्होंने सांप्रदायिकरण किया। साजा में एक घटना होती है बीरनपुर में, एक हमारा भाई मारा जाता है, दूसरा भाई गिरफ्तार होकर उसमें जेल जाता है, 2 लोगों का आपसी झगड़ा था, उसको इन लोगों ने जातिगत झगड़े में फैलाया और आज प्रूफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह समाज में जहर फैलाती है जब उनको ही टिकट दे रही है। टिकट देना इनका अपना अधिकार है। वो पार्टी में थे कि नहीं थे इसकी भी जानकारी मुझे नहीं कि ईश्वर साहू पहले से पार्टी में थे या इस घटना के बाद से पार्टी के चेहरा बने, लेकिन इन्होंने जिस तरह का उपयोग किया वहां, जो षड्यंत्र किया वहां, उसी के रूप यहाँ कवर्धा में भी झंडा विवाद को किसने बढ़ाया, किसने वहां दंगे कराए,
आज वो प्रत्याशी बनाए जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो नजरिया है वो जिताऊ और टिकाऊ से ज्यादा है कि जातिगत झगड़े कैसे फैले, धार्मिक झगड़े कैसे फैले, चुनाव में शांति ना रहे, ऐसे उम्मीदवार लाओ जो कुछ भी बोले कुछ भी करें। इस पे बहुत ध्यान देना होगा चुनाव आयोग को भी, प्रशासन को भी, कि प्रत्याशी कोई भी हो उसकी अपनी आचार संहिता में एक सीमा होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के घटनाक्रम कर रही है, ऐसा लगता नहीं कि चुनाव बहुत शांतिपूर्ण। चलिए अब आपकी पार्टी की बात करते हैं। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी उसके लिए जोखिम उठा रही है, तो उसका लाभ या नुकसान जो भी होगा है ना, वो बीजेपी को ही उठाना पड़ेगा। कहते भी है ना कि हानि लाभ जीवन मेरन यश अपयश विधियात। तो वो देखते हैं, यहाँ विधि जो है वो जनता है, जनता के हाथ में ही सब कुछ है। आपकी पार्टी क्या करने जा रही है? 7 और 17 नवंबर के बाद कांग्रेस पार्टी टिकट देने जा रही है। कहा है जी, हमने कहा है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से ब्लॉकों में आवेदन मंगाए, जिले में स्क्रीनिंग कराए, प्रदेश कमेटी ने स्क्रीनिंग की। अब प्रदेश चुनाव समिति ने लगभग 90 सीटों पे 7 और 17 नवंबर के बाद टिकट देगी कांग्रेस पार्टी। तो 4-5 सीटों पे जो दांव फंसा है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द जब चुनाव केंद्रीय चुनाव समिति के पास जाएगा तो सिंगल सीट पे नाम रहेगा, तो उसी दिन रात तक घोषणा भी हो सकती है। और ऐसे प्रत्याशी आएंगे जो छत्तीसगढ़ का अभिमान, छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान और छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति शपथ पूर्वक आपको दिखेंगे कि इन लोगों का छत्तीसगढ़ के आंदोलन में, छत्तीसगढ़ के मान स्वाभिमान में इनका इतिहास रहा है। और कांग्रेस पार्टी के वफादार लोग कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होंगे। हमको किसी और पार्टी से लाके टिकट देने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। अभी हम इस 85 में देख रहे हैं कि कितने लोग बाहर से टिकट दिए गए, कितने बाहरी लोगों को दूसरी पार्टी से लाके आपने बिलासपुर में, तखतपुर में आपने प्रत्याशी खोजा जो कांग्रेस के नेता रहे। नए नए प्रयोग करती है, नए नए प्रयोग करती है, प्रयोग धर्मी पार्टी है। आप भी एंजॉय कीजिए, जनता भी एंजॉय करती है। दिनेश जी क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअल में क्या है, मैं आपको बता देना चाहूँगा, अभी इनको घोटाले करने से फुर्सत नहीं मिल रही। घोटाले करने से फुर्सत मिले तब तो ये टिकट दें। ये सोच रहे हैं कितने घोटाले कर ले, क्योंकि पता है इनको। दिनेश जी अब तो आचार संहिता लागू हो गई, अब तो प्रशासन जो है वो चुनाव आयोग तो घोटाले को निपटाएंगे, पैसे को तो लाएंगे, कहीं ना कहीं तो निपटाएंगे। घोटाले की सरकार है, ये बात कर रहे बीरनपुर की बात कर रहे। क्या दर्द हो रहा है एक साहू भाई को, मेरे गरीब भाई को अगर टिकट मिल गई तो इनको बहुत दर्द हो रहा है। पीड़ा होना स्वाभाविक है, क्योंकि आप गरीबों को टिकट नहीं दे सकते। बीरनपुर की घटना की बात करते हैं, आप बीरनपुर के ईश्वर साहू जी की बात करते हैं। उस दुखी के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, जिसके बच्चे को आपके राज में मार दिया गया था। आप बात करते हो, आप क्या बात करोगे? भ्रष्टाचारी पार्टी के, भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी के लोग, क्योंकि आपको पता है कि इस चुनाव में इस प्रदेश की जनता जितना भ्रष्टाचार किया ना, इंतजार कर रही है। आप और 7 और 17 नवंबर के बाद टिकट देने वाले उस प्रदेश की जनता को पता है। आज तक आपकी स्क्रीनिंग कमेटी ये जांच नहीं कर पाई, ये डिसाइड नहीं कर पाई कि कौन टिकट का प्रार्थी है, वो क्या चुनाव लड़ेगी। दिनेश जी आपको तो खुश होना चाहिए, आप कह रहे हैं 7 और 17 नवंबर के बाद कांग्रेस घोषणा करेगी तो आपको तो वॉकओवर मिल जाएगा, इसलिए आपको तो प्रमुदित रहें। आशीष जी आपके पास वापस आऊंगा मैं। हम जिस चीज की चर्चा कर रहे थे, थोड़ा दक्षिण की तरफ चलते हैं। कवासी लखमा जी की सीट पर भी हम देखते हैं स्वयं मुक्का को उतारा गया है, वो बिल्कुल नया चेहरा, वहां के लिए कम से कम चुनाव मैदान में नया चेहरा है। ऐसे ही हम बस्तर के जो चारों लोग जो विधानसभा सीटें जहां से बीजेपी के पूर्व मंत्री लड़ रहे हैं उनको भी देखते हैं, तो वो हाई प्रोफाइल सीट्स है। वहां बीजेपी ने जोखिम क्यों नहीं लिया कि नए चेहरों को उतारा जाए? देखिए, जिस तरह से पूरा भाजपा ने पुराने अपने दिग्गजों पर भरोसा जताया है, उसी ट्रेंड पर भी बस्तर में ही काम किया गया है। और केदार कश्यप जो कि उनके पूर्व मंत्री रहे हैं, और बस्तर के एक प्रतिष्ठित कश्यप परिवार जिनका एक राजनीति में बड़ा दखल है बस्तर की राजनीति में, वहाँ से आते हैं, उनको वापस टिकट दिया गया है। उसी तरीके से लता सेंडी जो हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भाजपा की, और पहले मंत्री भी रह चुकी हैं, उनका भी एक अपना वर्चस्व रहा है। उनको पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के सीट में फिर से उतारा गया। कुंडा गांव जो है एक दिलचस्प मुकाबला, अगर मोहन मरकाम वहां से फिर से टिकट पाने में कामयाब रहते हैं तो एक बहुत दिलचस्प मुकाबला वहां फिर से देखने को मिलेगा।
और एक ऐसी सीट दिख रही है जहां पर दो हाई प्रोफाइल नाम हो सकते हैं, आपस में टकरा सकते हैं। बाकी सीटों पर ऐसी संभावना कम ही नजर आ रही है। फिर उसके बाद हम एक और हाई प्रोफाइल महेश गागड़ा की सीट देखें, बीजापुर बिल्कुल सुदूर दक्षिण का जो सीट है छत्तीसगढ़ में, बीजापुर में, वहां भी पूर्व मंत्री महेश गागड़ा जो कि वहां पर सलवा जुड़ूम जैसे तमाम चीजों से जुड़े रहे हैं, उनको वापस रिटेन किया है भाजपा ने। बिल्कुल, बीजापुर की चर्चा आप आशीष कर रहे हैं, वहाँ दो पारंपरिक प्रतिद्वंदी एक दूसरे से टकरा रहे हैं और अगर मैं गलत नहीं तो शायद तीसरी टक्कर है दोनों के बीच में। जी, एक दिलचस्प मुकाबला होगा। पिछली बार जिस तरह से महेश गागड़ा एक हाई प्रोफाइल और रमन सिंह सरकार में काफ़ी कद्दावर मंत्री के तौर पर उभर गए थे, उनको हार का सामना करना पड़ा था बीजापुर में। वो काफ़ी भाजपा के लिए एक झटका के तौर पर था, क्योंकि बीजापुर जो है बिल्कुल दक्षिण भारत से लगने, तेलंगाना की सीमा से लगने वाला जो एक सीट है, वहाँ हारना भाजपा के लिए एक झटका था। हालांकि दंतेवाड़ा की सीट भाजपा जीत गई थी, बाद में उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन इस बार दंतेवाड़ा में भाजपा ने बिल्कुल नए चेहरे को उतारा है। उपचुनाव में भीमा मंडावी की पत्नी को मौका दिया गया था, लेकिन वापस इस बार मुख्य चुनाव में उनको मौका नहीं मिला है। इस बार नए चेहरे पे दांव लगाई है भाजपा। जी बिल्कुल। अभय जी, आप काफी समय से राजनीति में हैं, ये जो स्ट्रेटेजी पॉलिटिकल पार्टीज की रहती है, मैं ना बीजेपी पर जाता हूं ना कांग्रेस पर जाता हूं, सीधे सीधे राजनीतिक दांव की बात करता हूं। जब आप बिल्कुल नए चेहरे को लेकर मैदान में आते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो आपकी अपोजिशन है, अगर वो रूलिंग पार्टी है तो भी और अपोजिशन है तो भी, उसके पास आरोप लगाने के लिए कुछ नहीं बचता अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ। क्या आपको लगता है कि ये एक माइलेज देता है? देखिए, जिन बातों को आपने कहा, दो बातें कहूंगा मैं जी। एक तो वाकई में जो नया प्रत्याशी आता है उसके खिलाफ बोलने को कुछ होता नहीं। दूसरा, छत्तीसगढ़ बनने के बाद 3, 8, 13 और 18 में चुनाव हुए जी। अगर आप 3, 13, 18 और 23 में उन्हीं चेहरों को रिपीट करते रहेंगे तो दूसरी पीढ़ी आगे कैसे आएगी? जो और लोग वहां पे काम कर रहे हैं पार्टी का, वो भी तो इस उम्मीद से करते हैं कि आगे चल के मैं विधायक बनूंगा और सांसद बनूंगा जी। तो नए चेहरे देने का फायदा ये निश्चित रूप से नए कार्यकर्ताओं को लगता है कि आज इनको मिला है, कल मेरे को भी मिलेगा, मैं पार्टी में काम करता रहूं और 35 साल से एक ही सीट पे एक ही आदमी को उतारते रहेंगे, भले वो जीतते रहे, लेकिन उसके बाद क्या होगा उस सीट का, ये बहुत बड़ा एक माइनस फैक्ट राजनीति में होता है। तो राजनीतिक दल कोई भी हो, अगर वो नया चेहरा लाता है, कारण जो भी हो लाने का, वो कार्यकर्ताओं के लिए भी और उस चेहरे के लिए भी और जनता को भी लगता है कि हमको बदल बदल के मौका देना चाहिए। बिलासपुर में बहुत सीटें ऐसी हैं, भिलाई में प्रेम प्रकाश पांडे की सीट, धर्मलाल कौशिक की बिल्हा सीट, जहां एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा जीतती है, लेकिन नाम नहीं बदलते, नाम वही चलते रहते हैं। कांग्रेस ने प्रयोग किया था नाम बदलने का, तो वैसी बहुत सी सीटें हैं जहां पे व्यक्ति अपनी छवि बना लेता है और बहुत सी सीटें हैं जहां पार्टी की छवि पे जीतना होता है, बहुत सी सीटें हैं जिनको नेता के नाम पे जीतना होता है। तो सीट का नेचर क्या है, वहां की कार्यकर्ता क्या मांग रहे हैं, उस पर पार्टियां डिसाइड करती हैं और सर्वे हर पार्टी करवाती है। अब तो यहाँ तक हो गया है कि हर नेता, कांग्रेस के भी 5-7 नेता सर्वे करा रहे हैं, भाजपा के भी 5-7 नेता सर्वे करा रहे हैं, ताकि जब हम हाईकमान के पास जाएं और अपनी बात रखें तो किसी आधार पे रखें, किसी बेस पे रखें। तो निश्चित रूप से टिकट तय करना एक बहुत बड़ा काम होता है और टिकट तय जिताऊ और टिकाऊ का जो नारा है वो हर पार्टी का होता है। आम आदमी पार्टी उसी उम्मीद से टिकट दे रही है, बीएसपी भी उसी उम्मीद से टिकट दे रही है, लेकिन अगर बड़े राजनीतिक दल नए प्रयोग कर नए लोगों को लाते हैं तो इसका फायदा उन दलों को मिलता है, निश्चित रूप से मिलता है। जी बिल्कुल। आशीष जी, इसी के साथ जो अभी बात अभय जी ने कही कि नए चेहरों को उतारा जाता है, और एक बात उन्होंने ये भी कही कि कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर कि दो कद्दावर नेता हैं और वही टकराते रहते हैं, कभी इसकी जीत कभी उसकी जीत, लेकिन टकराते रहते हैं। हम अपने पड़ोस में धनेन्द्र साहू जी की सीट पर भी कुछ ऐसा ही हाल देखते रहे हैं वर्षों से। लेकिन साथ साथ एक आरोप भी लगता रहता है, जहां से कद्दावर नेता खासतौर पर रूलिंग पार्टी के रहते हैं, वहां अक्सर विपक्ष पर यह आरोप लगता है कि उसने कमजोर कैंडिडेट उतारे और वॉकओवर दिया। क्या आपको लगता है ऐसा कुछ हमें इस बार भी देखने को मिल सकता है? अगर परिणाम अगर नए चेहरों के पक्ष में नहीं आएंगे तो ज़रूर ये कहा जाएगा कि भाजपा ने बिल्कुल दिग्गजों के खिलाफ नए चेहरों को उतार कर जो रिस्क लिया था वो, या जो दांव चला था वो बिल्कुल कच्चा दांव होगा। लेकिन अब ये तो देखने वाली बात होगी कि ये जो नए चेहरे हैं वो दमदार निकलते हैं या किस तरह से अब उनको अपनी आगे की राजनीतिक जो भविष्य है, राजनीतिक सीढ़ी किस तरह से अपना वो सफ़र तय करते हैं। 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। बिल्कुल।
यानी नए चेहरों पर दांव खेलकर पार्टी ने भी एक जुआ लिया है और जो आदमी खड़ा हुआ है उसका भी राजनीतिक भविष्य दांव पर है। अगर वो जीतता है तो शूरमा और अगर हारता है तो इस आरोप के साथ पार्टी को जीना पड़ेगा कि उसने एक वॉकओवर दे दिया हाई प्रोफाइल सीटों पर। बहरहाल अभय जी, दिनेश जी, आशीष जी, आप तीनों इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो 23 के महासंग्राम के छत्तीसगढ़ एडिशन में हम आपसे चर्चा कर रहे थे एक ऐसे मुद्दे की कि हाई प्रोफाइल सीटों पर बीजेपी ने नए चेहरों को उतारकर एक नया जोखिम लिया है, नया दांव खेला है और इसके